जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया बॉस, तब से विपक्ष यही कहने में जुटा है कि नरेंद्र मोदी तो कमजोर हो गए, नरेंद्र मोदी तो सहयोगियों की बैसाखी पर टिके हैं, मोदी को तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार गठबंधन की सरकार में ये लोग नचा देंगे, नरेंद्र मोदी के साथ आज नहीं तो कल खेला हो जाएगा। यही सब आप सुन रहे होंगे 4 तारीख से। यह सरकार ज्यादा नहीं चलेगी, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम बनाई है, उससे तो क्लियर मैसेज आ गया है कि खेला नरेंद्र मोदी के साथ नहीं, खेला विपक्ष के साथ हुआ है। नरेंद्र मोदी ने अपनी नई टीम से क्लियर मैसेज दिया है कि वो नंबर गेम के हिसाब से चलने वाले नहीं है बॉस। जो देश हित में होगा वो फैसले लिए जाएंगे, जो उनके विजन के लिए सही होगा उसी पर चलेंगे। ये नरेंद्र मोदी की नई टीम से क्लियर कट दिख रहा है, क्योंकि जो नई टीम बनी है वो नरेंद्र मोदी की पुरानी सरकार का एक्सटेंशन है। इसमें जिस बदलाव और उलटफेर की बातें लोग कर रहे थे कि अरे फलाने के इतने सांसद हैं तो उसको इतनी सीटें मिल जाएंगी, उसको ये मंत्रालय मिल जाएगा, उसको वो मिल जाएगा, मोदी तो सरकार चलाने के लिए घुटनों पे आ जाएंगे। बॉस, लिस्ट आ गई और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। विपक्ष जिस उम्मीद में बैठा था वो उम्मीद धराशायी हो गई। सारा नैरेटिव नरेंद्र मोदी ने एक दिन में ध्वस्त कर दिया, क्योंकि सबसे पहले आप देखिए कि जो टॉप के 4 मंत्रालय हैं, वैसे हर मंत्रालय एक अहम जिम्मेदारी होता है, लेकिन ये टॉप के 4 मंत्रालय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का हिस्सा होते हैं। इन चारों मंत्रालयों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। किसी भी सरकार में टॉप मंत्रालय वो होते हैं जो सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के तहत आते हैं। इसमें डिफेंस, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय शामिल होता है। नरेंद्र मोदी की नई टीम में सीसीएस के तहत आने वाले मंत्रालयों में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी अमित शाह को पहले की तरह गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी गई है, राजनाथ सिंह को फिर से रक्षा मंत्री बना दिया गया है, निर्मला सीतारमण का फोकस इकोनॉमी को आगे ले जाने पर रहेगा क्योंकि वो वित्त मंत्री फिर से बना दी गई हैं, और विदेश मंत्रालय में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। एस जयशंकर पानी पी पी कर जो विदेशी के लोग हैं या विदेश की सोच है भारत के प्रति, उसको लाइन पर लाते रहे, यानी विदेश मंत्री फिर से एस जयशंकर बनाए गए। और यही होती है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। अब आप कहेंगे भाई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का इतना महत्व क्यों है? भाई देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं और यह कमेटी देश की सुरक्षा से जुड़े अहम फैसले लेती है। सरकार में बड़े पदों पर इसकी नियुक्ति होती है। बड़े पदों पर किसकी नियुक्ति होगी, डिफेंस उपकरण खरीदने जैसे अहम ये कमेटी फैसले करती है। मोटे तौर पर देखें तो सीसीएस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय सुरक्षा है। वो ऐसे मुद्दों पर फैसले लेती है जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ होता है। सामरिक नजरिए से देश के हित में क्या है, ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ही फैसला करती है। सीसीएस देश में आंतरिक सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने से जुड़े मुद्दों पर फैसला करती है। किसी देश से कैसे डील करना है, भारत की विदेश नीति क्या होगी, दूसरे देशों से जुड़े सुरक्षा के मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय समझौते के केस में भी सीसीएस ही एक्टिव रहती है। देश की आर्थिक और राजनीतिक हालत कैसी है, कहीं उसका असर राष्ट्रीय सुरक्षा पर तो नहीं पड़ रहा, इसका रिव्यू भी सीसीएस करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े नए प्रोजेक्ट या पोस्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मंजूरी सीसीएस ही देती है। यानी जो सबसे अहम मंत्रालय है नरेंद्र मोदी के, जिसको आप एकदम कोर टीम कहिए, वो इंटैक्ट है। तो फिर नरेंद्र मोदी काहे के कमजोर हुए भाई? अच्छा, सारे अहम और महत्वपूर्ण मंत्रालय जिनमें नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि भाई गति बनी रहे, उनमें से ज्यादातर बीजेपी के पास ही हैं और उनमें कोई बदलाव भी नहीं किया पीएम मोदी ने। जबकि कहा यह जा रहा था कि सहयोगी दल अहम मंत्रालयों के लिए दबाव बनाएंगे और मोदी को झुकना पड़ेगा, लेकिन बीजेपी ने पहले ही क्लियर कर दिया कि सीसीएस के मंत्रालयों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसी तरह से नरेंद्र मोदी के विजन के लिए जो अहम मंत्रालय हैं, उनमें भी कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। ना ही ये मंत्रालय सहयोगियों को दिए गए। जैसे नितिन गडकरी का मंत्रालय, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही थी कि उनके मंत्रालय का क्या होगा, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, कहीं उनका मंत्रालय सहयोगियों पर कुर्बान ना हो जाए। लेकिन नितिन गडकरी का मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के लिए अहम मंत्रालय है, तो इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ, ना ही इसे सहयोगी दलों को दिया गया। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय दिया गया है। गडकरी के साथ सड़क परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा, जो दिल्ली से सांसद हैं, उन्हें एमओएस बनाया गया है। अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा दोनों मोदी सरकार में नए चेहरे हैं। अजय टम्टा उत्तराखंड में बीजेपी के दलित चेहरा हैं और हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली से सांसद चुनकर आए। इसी तरह से शिवराज सिंह चौहान को पीएम मोदी ने अपनी टीम में पहली बार शामिल किया।
उन्हें एमपी की राजनीति से केंद्र की राजनीति मिला। अच्छा, आप देखिए नितिन गडकरी को लेकर ये लोग चुनाव में क्या माहौल बनाए थे कि देखिए नितिन गडकरी को तो मोदी ने साइड लगा दिया। अरे बॉस, फिर से तीसरी बार उनको इतना अहम मंत्रालय दिया। उसी तरह से शिवराज सिंह चौहान के लिए लोग माहौल बनाए थे, इनको तो एमपी में सीएम हटा दिया, मोदी ने इनका पत्ता काट दिया। लेकिन आप देखिए शिवराज सिंह चौहान को कितनी अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बना दिया गया है, उन्हें कृषि मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। पिछली बार यह मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर के पास था। संयोग की बात यह है कि नरेंद्र सिंह तोमर भी मध्य प्रदेश से हैं और शिवराज सिंह चौहान भी एमपी से, यानी मध्य प्रदेश से कृषि मंत्रालय पिछली बार भी था, इस बार भी है कृषि मंत्री। शिवराज सिंह चौहान उस मंत्रालय को हैंडल करेंगे जो पीएम मोदी की प्राथमिकताओं में से एक है। कृषि और किसान पीएम मोदी की प्राथमिकता में है। आज पीएम मोदी ने कार्यभार संभालते ही जिस पहली फाइल पर साइन किया, वो फाइल भी किसानों से जुड़ी हुई थी। इसी से आप सोचिए कि शिवराज सिंह चौहान को कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त से जुड़ी फाइल पर आज साइन कर दिया। इस फैसले से देश के 9 करोड़ 30 लाख किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए जाएंगे। पहला फैसला कि किसानों के अकाउंट में पैसा डालो। पीएम मोदी ने इस फैसले के साथ ही यह बता दिया कि नई सरकार में भी किसान कल्याण उनकी प्राथमिकता में सबसे टॉप पर है। आज पीएम मोदी ने पीएमओ के अधिकारियों से बात करते हुए कहा कि 10 साल जो किया है उससे ज्यादा करने का है। जहां कोई नहीं पहुंचा, देश को वहां पहुंचाना है। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर आपको नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में वो चेहरे दिखाऊंगा जिन्हें आज बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां मिली हैं। और नीतीश कुमार की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को क्या मिला है यह भी दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि सरकार क्या हिलने वाली है, डुलने वाली है या यूं ही चलने वाली है। मेरी कोशिश रही है कि पीएमओ ये सेवा का अधिष्ठान होना चाहिए। पीएमओ ये पीपल्स पीएमओ होना चाहिए। ये मोदी पीएमओ नहीं हो सकता है। हम वो लोग नहीं हैं कि जो इतने बजे ऑफिस शुरू होता है, इतना बजे पूरा होता है। हम वो लोग नहीं है। हमारे लिए समय के बंधन नहीं है। हमारे लिए सोचने की सीमाएं नहीं हैं। हमारे लिए पुरुषार्थ के लिए कोई मानदंड नहीं है। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। इसी तरह से पीएम मोदी का एक और पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर वो अपनी टीम में आए। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के बारे में भी बहुत चर्चाएं थी कि मनोहर लाल खट्टर को अब पीएम मोदी जब केंद्र की राजनीति में लाए हैं तो उन्हें जिम्मेदारी कौन सी देंगे। मनोहर लाल खट्टर का मंत्रालय भी पीएम मोदी ने तय कर दिया है। खट्टर को हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स का मंत्रालय दिया गया है। यह मंत्रालय पहले हरदीप सिंह पुरी के पास था और यह मंत्रालय भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह से अर्बन डेवलपमेंट का जिम्मा है और प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि भाई गांव में और शहरों में और घर बनने हैं, तो मनोहर लाल खट्टर के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। मनोहर लाल खट्टर उस मंत्रालय को हैंडल करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में उनके दिल के सबसे करीब मंत्रालयों में से एक है। इसमें गरीबों के लिए घर बनाकर देने का मिशन है जिससे हर किसी के सिर पर छत हो। आज प्रधानमंत्री आवास पर जो पहली कैबिनेट बैठक हुई है उसमें पहला फैसला पीएम आवास योजना को लेकर ही हुआ है। पीएम मोदी की पहली कैबिनेट बैठक में यह फैसला किया गया कि पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। ये घर ग्रामीण और शहरी इलाकों में बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना के ये घर सारी सुविधाओं से और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े हुए होंगे। अभी तक 4 करोड़ 21 लाख घर पीएम आवास योजना के तहत बन चुके हैं और अब ये घर बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, उसका काम देखने की जिम्मेदारी किसकी है? मनोहर लाल खट्टर। जिन खट्टर साहब के लिए कहा गया कि इनको हरियाणा में देखिए इनका पत्ता काट दिया, तो शिवराज सिंह चौहान हो, मनोहर लाल खट्टर हो, नितिन गडकरी हो, कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ इन लोगों को लेकर माहौल बनाया गया और आज देखिए इन्हीं लोगों को नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम में कितनी अहम जिम्मेदारियां दी। इसी तरह से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पीएम मोदी इस बार अपनी टीम में लेकर आए। स्वास्थ्य मंत्रालय मनसुख मांडविया से लेकर जेपी नड्डा को दे दिया गया है। जेपी नड्डा को केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय भी मिला है। यह मंत्रालय भी मनसुख मांडविया के पास था। इसी तरह से अगर ऊर्जा मंत्रालय को देखें तो ऊर्जा मंत्रालय पिछली बार आरके सिंह के पास था, इस बार मनोहर लाल खट्टर को दे दिया गया है। अगर आप ग्रामीण विकास मंत्रालय को देखेंगे, यह पिछली बार गिरिराज सिंह के पास था,
इस बार शिवराज सिंह चौहान के पास आ गया और ये अपने आप में बड़ी बात है। जिन मंत्रियों के विभाग पीएम मोदी ने नहीं बदले उनमें पीयूष गोयल का नाम है, इनका मंत्रालय नहीं बदला गया है, इनको वाणिज्य मंत्रालय फिर से दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान का भी मंत्रालय नहीं बदला गया, इनको शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। अश्विनी वैष्णव का रेल मंत्रालय उनके पास बना हुआ है। सर्बानंद सोनोवाल को पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज, हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मंत्री थे, वो मतलब 2 मंत्रालय थे, अर्बन डेवलपमेंट और पेट्रोलियम मंत्रालय, तो पेट्रोलियम मंत्रालय उनके पास बना हुआ है। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्रालय संभाल रहे थे, फिर से संभालते रहेंगे। एक और मंत्रालय जिसमें बदलाव किया गया है वो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इसमें अगर आप देखेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, I&B मिनिस्ट्री। ये पहले किसके पास था? पहले था ये अनुराग ठाकुर के पास, और अब ये अनुराग ठाकुर, हालांकि अनुराग ठाकुर चुनाव जीते लेकिन इस बार उनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। अब ये I&B मिनिस्ट्री जो है वो दे दिया गया है अनुराग ठाकुर से लेकर अश्विनी वैष्णव को, जो रेल मंत्री हैं उनको ये अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। अच्छा, उनको I&B के साथ साथ IT मंत्रालय, माफ कीजिएगा, IT मंत्रालय भी दिया गया है। तो I&B प्लस IT प्लस रेलवे, ये 3 मंत्रालय किसके पास चले गए हैं? अश्विनी वैष्णव के पास। जो मंत्रालय सहयोगी दलों को मिला, अब सवाल यह है कि भाई सब तो अपनों को दे दिया, बीजेपी को दे दिया, तो फिर सहयोगियों को क्या दिया? उसमें भी सहयोगियों का बड़ा सम्मान हुआ है। देखिए, सिविल एविएशन जो पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था, अब टीडीपी के राम मोहन नायडू को दे दिया गया है। स्टील मिनिस्ट्री पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था, अब जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी को दिया गया है। भारी उद्योग ये पहले महेंद्र नाथ पांडे के पास था, ये भी जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी को दे दिया गया। फूड प्रोसेसिंग पहले एलजेपी के ही पशुपति पारस के पास था, अब चाचा से लेकर भतीजे को यानी एलजेपी के चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय दे दिया गया। एमएसएमई मंत्रालय ये पहले नारायण राणे के पास होता था, ये एचएएम यानी हम पार्टी के जीतन राम मांझी को दिया गया है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्रालय है एमएसएमई, जो लघु और मध्य उद्योग होते हैं, जो देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। आप सोचिए, एक सांसद वाली पार्टी है हम, जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व सीएम, उनको एमएसएमई दे दिया भाई। तो नरेंद्र मोदी इस हिसाब से नहीं चल रहे हैं। अच्छा, टीडीपी के पास ज्यादा सांसद हैं, सब मलाई इनको दे दो। अच्छा, जेडीयू के पास ज्यादा हैं, इनको दे दो। ये तो हम वाले के पास एक ही है, इनको क्या देना? ऐसा नहीं है बॉस। एक सांसद वाले हम को भी, जीतन राम मांझी को भी एमएसएमई मिनिस्ट्री मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसी तरह आप देखिए, चिराग पासवान ने फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी मिलने पर खुशी जताई है। चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मिली है जिसका जिक्र उन्होंने हमेशा अपने विजन डॉक्यूमेंट में किया है, क्योंकि किसानों को उनके उत्पादन की सही कीमत दिलाने में फूड प्रोसेसिंग का अहम रोल है। सुनिए चिराग पासवान को वो क्या बता रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि जेडीयू को क्या मिला है इस मंत्रालयों के बंटवारे में। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है, और ये एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है जिसकी चर्चा मैंने मेरे विजन डॉक्यूमेंट में हमेशा की थी। मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में जो मेरा विजन है उसमें मैंने हमेशा इस बात का मैंने जिक्र किया था कि प्रोसेसिंग यूनिट्स जब तक हमारे प्रदेश में नहीं लगेंगे, खैर अब तो खैर देश भर की ये बात है, देश भर में जब तक नहीं लगेंगे तब तक हम लोग सही मायनों में जो उत्पादन हमारे किसान करते हैं उसकी सही कीमत उनको नहीं मिलेगी। कृषि प्रधान देश है हमारा, ऐसे में ज़रूरी है कि जो उत्पादन वो करते हैं उसकी प्रोसेसिंग बढ़िया से हो, पैकेजिंग बढ़िया से हो, उसकी मार्केटिंग बढ़िया से हो। यानी अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि सारे सहयोगी भी संतुष्ट हैं। जेडीयू का क्या हुआ? क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा है कि जेडीयू रहेगी जाएगी। जेडीयू को इस मंत्रालयों के बंटवारे में क्या मिला वो बताता हूं। जेडीयू के ललन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है। पंचायती राज मंत्रालय पहले गिरिराज सिंह के पास था। ललन सिंह को फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मंत्रालय भी मिला है। यह मंत्रालय पहले पुरुषोत्तम रुपाला के पास था, जो इस बार मंत्री नहीं बनाए गए। यानी ये भी 2 अहम मंत्रालय जेडीयू को दिए गए। इसके अलावा जेडीयू के रामनाथ ठाकुर को कृषि मंत्रालय में
राज्य मंत्री बनाया गया है। यूपी में बीजेपी के एक सहयोगी जयंत चौधरी हैं। जयंत चौधरी के 2 सांसद जीते। जयंत चौधरी को पीएम मोदी ने अपनी टीम में शामिल किया। जयंत चौधरी को राज्य मंत्री बनाया गया है और जयंत चौधरी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी दे दी गई है। जो बड़े बदलाव हुए हैं उनमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पहले स्मृति ईरानी के पास होता था। स्मृति ईरानी इस बार चुनाव हार गई, मंत्री भी नहीं बनाई गई और उनका मंत्रालय नई मंत्री अन्नपूर्णा देवी के पास गया है, जो झारखंड के कोडरमा से सांसद बनी है। इसी तरह से जल शक्ति मंत्रालय, जो पहले गजेंद्र शेखावत के पास था, अब गुजरात में बीजेपी के अध्यक्ष और वहां से सांसद CR पाटिल को दे दिया गया है। गजेंद्र शेखावत को इस बार कल्चर और टूरिज्म मंत्रालय दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास पिछली बार सिविल एविएशन था, इस बार सिविल एविएशन सहयोगी दल TD को चला गया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बार संचार मंत्रालय और उत्तर पूर्व विकास मंत्रालय दिया गया है। मनसुख मांडविया के पास पहले हेल्थ मिनिस्ट्री थी, अब स्वास्थ्य मंत्रालय JP नड्डा के पास चला गया है। मांडविया के पास इस बार लेबर मिनिस्ट्री और यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है। गिरिराज सिंह के पास पहले ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय था, इस बार उनकी जिम्मेदारी बदल दी गई है। गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मिनिस्टर बना दिया गया है, जो कि पहले पीयूष गोयल के पास होता था। कोयला और खनन मंत्रालय पहले प्रहलाद जोशी के पास था, इस बार कोयला और खनन मंत्रालय तेलंगाना से सांसद जी किशन रेड्डी को दिया गया है। इसी तरह से अल्पसंख्यक मंत्रालय पिछली बार स्मृति ईरानी के पास था, इस बार यह मंत्रालय किरण रिजिजू को दे दिया गया है। आदिवासी मामलों का मंत्रालय पिछली बार अर्जुन मुंडा के पास था, लेकिन अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए और वो मंत्री भी नहीं बनाए गए। इस बार आदिवासी मामलों का मंत्रालय ओडिशा में बीजेपी के पुराने नेता जोएल ओराम को दे दिया गया। सबसे अहम मंत्रालय जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी संसद को चलाने की होगी, क्योंकि इस बार विपक्ष भी अच्छी खासी संख्या में संसद भवन पहुंचा है और एकजुट है। ऐसी स्थिति में संसद किस तरह से सुचारू तरीके से चल पाए, इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री जिम्मेदार होता है और उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। संसदीय कार्य मंत्री इस बार जो बनाए गए हैं उनमें किरण रिजिजू का नाम है कैबिनेट मंत्री, और अर्जुन राम मेघवाल जो कि MOS और L मुरुगन MOS, यानी किरण रिजिजू को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। किरण रिजिजू बहुत सीनियर मंत्री हैं, उनके अनुभव को देखते हुए ही पीएम मोदी ने उन्हें संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दी है। पिछली बार प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री थे, इस बार यह जिम्मेदारी किरण रिजिजू के खाते में आई है। मोदी कैबिनेट में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ तो इंडी गठबंधन के नेता बेचैन हो गए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने लिखा कि न गृह, न रक्षा, न वित्त, न विदेश, न वाणिज्य, न सड़क, न रेल, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न कृषि, न जल शक्ति, न पेट्रोलियम, न दूरसंचार एनडीए के घटक दलों के हिस्से में आया है, सिर्फ झुंझुना मंत्रालय, बहुते बेइज्जती। अभी कल तक ये लोग माहौल ये बना रहे थे कि नरेंद्र मोदी कमजोर पड़ गए, देखना सब इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री अपने सहयोगियों को देनी पड़ेगी। अब जब देखें कि नरेंद्र मोदी तो ऐसे चलते नहीं है, दिए नहीं, तो अब उधर पिन मार रहे हैं कि तुमको तो झुंझुना दे दिए जी मोदी जी। मतलब दोनों तरफ काम लगाए हुए, आग लगाए हुए। नरेंद्र मोदी की नई टीम में से, अच्छा एक चीज और देखिए, ये बता रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि सहयोगियों का सम्मान नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जो पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन में सहयोगी होकर एक दूसरे को पानी पी पी के कोस रहे थे, ये सहयोगियों को सम्मान देना सिखा रहे हैं। इंडी अलायंस में ममता बनर्जी की पार्टी और कांग्रेस बंगाल में आपस में भिड़े पड़े थे, ये सहयोगियों को सम्मान देना सिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की नई टीम से जो मैसेजेस है अब आपको वो बताता हूं। 6 मैसेज क्लियर है। पहला मैसेज, सरकार में बीजेपी ही बॉस रहेगी, नई सरकार में नरेंद्र मोदी के मुताबिक ही काम होगा, इसलिए कैबिनेट में सहयोगियों के सीटों के अनुपात में बहुत ज्यादा जगह उन्हें नहीं मिली। दूसरा मैसेज, अभी की पिक्चर के मुताबिक कैबिनेट में बीजेपी के दबदबे से यह साफ है कि नई मोदी सरकार में गठबंधन के आफ्टर शॉक कम है, और जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी को गठबंधन के सहारे चलना पड़ेगा, वैसा कुछ दिख नहीं रहा। तीसरा मैसेज, नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम में शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर समेत 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को जगह दी है, जिससे नीतिगत फैसलों में ज्यादा अनुभव वाले नेताओं को की मदद ली जा सकेगी। चौथा मैसेज, बीजेपी का अगला फोकस आने वाले विधानसभा चुनाव पर है, इसलिए कैबिनेट में हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र से सीटों के अनुपात में ज्यादा मंत्री बनाए गए। पांचवा मैसेज यूपी से जुड़ा है, जहां सबसे ज्यादा सीटों का नुकसान होने के बावजूद कैबिनेट में यूपी की हिस्सेदारी को कम नहीं किया गया। छठा मैसेज, कैबिनेट में सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग से मंत्री बनाए गए हैं, जिससे संदेश साफ है कि इस बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश और तेज होगी।